हेलो दोस्तों, संस्कार है इसके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम तिवारी आज आपके सामने करंट अफेयर की एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, एंटी डिफेक्शन लॉ। ऐसा क्यों है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ? जस्ट बिकॉज क्योंकि मणिपुर अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर या फिर इस लॉ को लेकर के। बट हम मणिपुर में जाने से पहले या मणिपुर के केस को समझने से पहले एंटी डिफेक्शन लॉ के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड आया कैसे। राइट। तो ये हम इसका बैकग्राउंड शुरुआत कर सकते हैं कब से? 1967 से। तो 1967 से हम इसका बैकग्राउंड मान सकते हैं। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ की ज़रूरत मानी जाने लगी। लाइक समझिए इसको कैसे। मान लीजिए गवर्नमेंट, एक सरकार जब बनती है, मान लीजिए हम कोई ए और बी दो पार्टी हैं। आपने जनता ने वोट दिया ए को कि ए सरकार बनाए। बट अगर सरकार बी बना लेती है तो क्या जनता के साथ धोखा नहीं है? यस। बिकॉज हम ये कहते हैं कि बाय द पीपल फॉर द पीपल। सरकार किसके लिए होती है? जनता के लिए, जनता के ही द्वारा। राइट। तो ऐसा ही है। तो इसके लिए इसी को रोकने के लिए कि 1967 के बाद क्या होने लगा, दल बदल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। मतलब आप समझिए इसको, कोई ए पार्टी है और बी पार्टी है। ए में कोई चुनकर जाता है, बहुत सारे लोग जाते हैं, बट वो लोग छोड़ करके बी में आ जाते हैं कुछ लोग। राइट। तो क्या हमने उन्हें ए पार्टी को देखकर चुना, ना कि बी पार्टी को देखकर चुना? तो क्या हमारे साथ वो धोखा नहीं है? जनता के साथ धोखा नहीं है? यस। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए कि कोई अपनी पार्टी जब चाहे तब ना बदल ले, इस चीज़ को रोकने के लिए लॉ लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। 1967 में एक बहुत अच्छा केस था कि हरियाणा के एक एमएलए थे, राइट, गया लाल। उन्होंने एक ही दिन में 3 पार्टियां बदली थी। इसलिए कहा जाता है गया राम आया राम गया राम। राइट। तो उनके इसीलिए गया लाल के बाद पे ही कहा जाता है आया राम गया राम। और इसी चीज़ को रोकने के लिए 1985 में कि एक पार्टी के सदस्य दूसरी पार्टी में, फिर दूसरी पार्टी के सदस्य तीसरी पार्टी में, इन चीज़ों को रोकने के लिए 1985 में एक लॉ लाया गया जिसे ही कहा गया क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या गया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ कहा गया। राइट। अब हम आते हैं मणिपुर के ऊपर। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस देखते हैं मणिपुर का। तो ये है हमारा मणिपुर। भारत के ईस्टर्न पार्ट में अगर आप जाते हैं सेवन सिस्टर्स, तो आप आते हैं कहाँ? मणिपुर में। मणिपुर अगर अगर ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंस देखें, करंट अफेयर का मतलब केवल एक सब्जेक्ट नहीं होता। करंट अफेयर का मतलब होता है बहुत सारे सब्जेक्ट, कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट से जुड़ रहा है। तो हम इसे ज्योग्राफी से भी जोड़ सकते हैं, पॉलिटी से भी जोड़ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता कि वो हिस्ट्री से डेफिनेटली उसे हिस्ट्री से भी जोड़ते। लाइक जैसे मैंने बैकग्राउंड बताया एंटी डिफेक्शन लॉ का, तो मैंने कहीं ना कहीं मैं हिस्ट्री पे भी गया। तो करंट अफेयर को पढ़ने के लिए हमें सभी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। तो मणिपुर की जो बॉर्डर है किससे किससे टच होती हैं? नागालैंड से, इधर असम से टच होती हैं, और इधर मिजोरम से। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो किससे टच होती है? म्यांमार से। राइट। तो म्यांमार का केस कैसा है, तो इस चीज़ को समझते हैं। तो 2017 में क्या हुई? चुनाव हुई। राइट। टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे मणिपुर में 60। बीजेपी को सीट्स मिली 21, कांग्रेस को सीट मिली 28। सरकार किसकी बननी चाहिए थी वो आप जानिए, पर सरकार यहाँ बनी किसकी? बीजेपी की। राइट। उसके बाद क्यों? क्योंकि वहाँ और भी पार्टियाँ हैं, एनपीपी, एनपीएफ, टीएमसी एंड सो ऑन। तो एनपीपी के पास 4 सीट थी, एनपीएफ के पास 4 सीट थी, एंड टीएमसी के पास 1 थी, एंड अदर पार्टीज थी। राइट। तो बीजेपी ने एनपीपी, एनपीएफ एंड टीएमसी और एंड अदर पार्टी के साथ मिलकर क्या बना लिया? सरकार बना लिया। बट इसके बाद 2017 में ही कांग्रेस के कुछ मेंबर्स, 8 मेंबर्स ने पार्टी छोड़कर कहाँ चले गए भैया? बीजेपी में चले गए। अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ, हम जब आगे देखेंगे, इन्हें क्या हो जाना चाहिए था? डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था। बट एंटी डिफेक्शन लॉ पे जब हम आगे देखेंगे कि पूरा पावर किसके हाथ में होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर पीठासीन अधिकारी के हाथ में होता है, या फिर अध्यक्ष के हाथ में होता है? लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के अध्यक्ष के पास होता है। तो विधानसभा अध्यक्ष ने 2017 से इसे
कैरी करते हुए 2019 तक ले आया और इस पर डिसीजन नहीं दिया। बट मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा एक कांग्रेस के एमएलए को, राइट, एक कांग्रेस के विधायक को तो सस्पेंड कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, बट 7 के ऊपर डिसीजन नहीं आया, राइट। इस 7 को लेकर के बात चलने लगी कि क्या होगा। तो कांग्रेस के मेंबर्स कहाँ चले गए? हाई कोर्ट चले गए, मणिपुर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने बोला कि भैया 19 तारीख को 19 जून को जो राज्यसभा का चुनाव है उसके बाद ही आप इसके ऊपर डिसीजन लोगे और ये 7 मेंबर तब तक सदन में प्रवेश नहीं करेंगे। बट इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ के स्पीकर ने इन 7 मेंबर्स में से कितने को? 3 को, 7 मेंबर्स में से 3 को डिस्क्वालीफाई कर दिया और 4 को नहीं किया। एक जो हाई कोर्ट गया था उसे नहीं किया गया और 3 बीजेपी की तरफ थे, राइट। अब इस पे और आगे देखा जाए तो वहाँ पे सरकार गिरने की हालत में आ चुकी थी। बीजेपी के जो 3 मिनिस्टर्स थे या 3 एमएलएस थे, इन्होंने अपने पार्टी से इस्तीफा देके कौन सा ज्वाइन कर लिया? कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। साथ ही साथ टीएमसी का एक जो मेंबर था बीजेपी को ज्वाइन किया था, इसने भी इस्तीफा दे दिया था और इसे भी वहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो इन सारे मामलों को देखते हुए कि क्यों डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए और क्या कहता है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, इन चीज़ों को हम समझेंगे आगे, राइट। तो अब आते हैं हम एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर और आगे हम एंटी डिफेक्शन लॉ को देखते हुए और कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे, राइट। तो हम आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। तो अगर आप, हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों की मांग की वजह से कि मैं सिर्फ इंग्लिश की कंटेंट रखता हूं, तो मैंने अब अपने वीडियोस में हिंदी कंटेंट को भी रखना स्टार्ट कर दिया है। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये ईजी हो जाएगा। दिस 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 प्रोवाइडेड फॉर द disqualification of the members of parliament and the state legislature on the ground of defection from one political party to another। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया है। इस हेतु संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, राइट। तो 52वां संविधान संशोधन किया गया कब? 1985 में, और उसके साथ क्या जोड़ दिया गया? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई हमारे संविधान में। हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूची है? 12, राइट। शुरुआत जब संविधान बनी थी तो कितनी थी? 8। बाद में जोड़ा गया फर्स्ट संविधान संशोधन से 9th, फिर जोड़ा गया 10th, फिर 11th जोड़ा गया पंचायती राज, फिर 12th जोड़ा गया म्यूनसिपालिटीज या नगर निगम, राइट। तो इतना आप समझिए। अब एंटी डिफेक्शन लॉ कहता क्या है और कैसे कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई होता है, इस चीज़ को समझिए। तो इसके प्रोविज़न या अधिनियम के उपबंध को हम देखते हैं, प्रोविजंस को देखते हैं तो क्या कहता है कि कैसे ये डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो सबसे पहले हम निर्भरताएं या डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के सदस्यों के लिए। तो राजनीतिक दलों के सदस्य कब डिस्क्वालीफाई होंगे? तो पहला कहता है ये लॉ, इफ ही वॉलंटरली गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी, यदि वह स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। मतलब मानिए समझिए कोई ए पार्टी में है और वो स्वेच्छा से छोड़कर कहाँ चले जाए? पार्टी बी में चला जाए, तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति सांसद या विधानसभा के सदस्यता के लिए क्या हो जाएगा भैया? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा सदन के लिए। अ मेंबर ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बिकम्स डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अ हाउस। किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है उस सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा। मतलब वो किसी पर्टिकुलर पार्टी का सदस्य तो है प्लस सदन का भी सदस्य है, क्योंकि आप देखते हैं विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, राइट, जब भी वो सदस्य जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं उस सदन के सदस्यता के लिए, राइट।
तो अगर वो अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाएं अपनी स्वेच्छा से, वॉलंटरली, राइट, तो क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका कहता है, इफ ही वोट्स और abstains from one voting in such house contrary to any direction issued by his political party without obtaining prior permission of such party, यदि वह उस सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विरुद्ध मतदान देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है। मान लीजिए कोई ए पार्टी का है और पार्टी बी है, दो पार्टी हैं। ए पार्टी जो है वो व्हिप जारी करती है कि भैया आपको इस लॉ पे वोट करना है, और वो ए पार्टी का जो मेंबर है वो वोट कर देता है बी पार्टी के लिए। तो इस ए पार्टी अपने इस सदस्य के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए स्पीकर को या पीठासीन अधिकारी को कह सकती है, तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या फिर यह व्यक्ति मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे, कि ना वो यहाँ पर उपस्थित रहे और ना ये यहाँ उपस्थित रहे, तो भी इसे क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर्स के बारे में। निर्दलीय सदस्यों के लिए ये लॉ किस तरह से लागू होता है। तो अगर निर्दलीय सदस्यों की बात करें, एन इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ अ हाउस बिकम्स डिस्क्वालिफाइड टू रिमेन अ मेंबर ऑफ अ हाउस इफ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन। इस चीज़ को समझिए, ये सिंपल सी बात कहना चाहता है, अगर कोई निर्दलीय सदस्य, मतलब वो किसी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या किसी पार्टी से नहीं है, वो नॉर्मल, वो एक निर्दलीय सदस्य है, वो किसी अन्य पार्टी, वो अदर में आ जाता है, तो अगर वो चुनकर जाता है सदन में और वहाँ जाकर वो किसी भी पार्टी की सदस्यता ले लेता है, तो वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में। मनोनीत सदस्य, मनोनीत मतलब अगर आप समझें तो जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, लोकसभा में 2 को और विधानसभा में 1 को मनोनीत किया जाता है राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा, उसी तरह उसी को कहा जाता है मनोनीत सदस्य। अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करें तो नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात यहाँ पे की गई है कि अगर नॉमिनेटेड मेंबर मनोनीत होते हैं सदन में, और सदन में मनोनीत होने के 6 महीने बाद, 6 महीने तक वो किसी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं, बट हाँ 6 महीने के बाद अगर वो किसी पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पढ़िए से, किसी भी सदन का मनोनीत सदस्य उस सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह पश्चात किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने किसी पार्टी के सदस्य के बारे में बात कर लिया, निर्दलीय सदस्यों के बारे में बात कर लिया, इंडिपेंडेंट मेंबर्स के बारे में बात कर लिया, एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में बात कर लिया कि वो कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बट इस लॉ के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो छत्तीसगढ़ पीएससी में इस बार पूछे भी गए हैं, राइट। तो हम एक्सेप्शन या अपवाद के बारे में बात करते हैं कि ये लॉ किन पर लागू नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले एक्सेप्शन की। तो इफ अ मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ अ मर्जर ऑफ द पार्टी with another party, a merger takes place when 2/3 of members of party have agreed to such merger। यदि किसी दल के कम से कम 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में विलय के लिए सहमत हो जाएं। मतलब समझिए, इसका मैं एक आपको केस समझाता हूँ गोवा का। गोवा में क्या हुआ कि गोवा में बीजेपी कांग्रेस के पास टोटल मेंबर्स थे कितने, 15, वहाँ टोटल मेंबर्स कितने हैं, 40, राइट। इन 15 मेंबर्स में से 10 मेंबर ने अपने पार्टी के इस्तीफा देकर कहाँ ज्वाइन कर लिया भैया, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अब कांग्रेस ने बोला कि भैया डिस्क्वालीफाई करो इनको, पर बीजेपी ने कहा कि नहीं भैया ये डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर आप 15 का 2/3 निकाल के देखें तो आता है 10। तो मतलब ये इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस केस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था। मतलब इन्हें छूट मिली है। अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स 2/3 मेजोरिटी के साथ अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो उसे पर्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, राइट। ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में किया गया है, राइट। अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं इंग्लिश में तो डेफिनेटली वहाँ 2/3 लिखा हुआ है, बट अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो वहाँ 1/3 लिखा हुआ है, जो कि एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप उसे सही कर सकते हैं। कई लोगों ने उसी वजह से इसके आंसर गलत भी किए हैं। सेकेंड ऑप्शन अगर देखें तो इफ अ मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, व्हाट द मीन्स ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, जैसे लोकसभा अध्यक्ष,
राज्यसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति या फिर विधानसभा का अध्यक्ष। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी और रिजॉइंस इट आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड दैट ऑफिस। यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुन लिया जाता है और वो अपने पार्टी की सदस्यता से त्याग दे देता है, बट जैसे ही पीठासीन अधिकारी या वो अध्यक्ष नहीं रहता या सभापति नहीं रह जाता, उसके बाद अगर वो फिर से अपने पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता नहीं है, मतलब वो क्या नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। इस चीज को ध्यान से आपको समझना है। अब हम पढ़ते हैं डिसाइडिंग ऑथोरिटी कौन है। तो अभी हमने देखा कि डिसाइडिंग ऑथोरिटी कौन होता है भैया, होता है हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, सभापति की बात करें राज्यसभा की, या विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, उसी का हमारे जो लॉ में लिखा गया था कि अध्यक्ष का, सभापति का या विधानसभा के अध्यक्ष का जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। बट 1993 में कि होतो होलो वन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर लॉ पे चेंजेस कर दी और कहा कि भैया देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो डिसीजन देता है वो क्वासी जुडिशियल है। क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या होता है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और ये न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ जाता है तो कोर्ट को इससे अलग नहीं रखा जा सकता। इसका मतलब ये है, अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई डिसीजन देता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू क्या कर सकते हैं। ये कहा कि हो तो हुलवान केस में सुप्रीम कोर्ट ने। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ को किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, तो डेफिनेटली चैलेंज किया जा सकता है, बट जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसीजन दे दे उसके बाद, राइट। हम अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इस बार पीएससी में पूछे गए। हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगर मैं हिंदी में पढ़ूं इसे, तो भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नांकित में से किस स्थिति में मान्य होगा। तो अगर आप इसे पूरा पढ़ें तो अभी हमने पढ़ा है, आंसर सी होगा इसका। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पढ़िए, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय से सहमत हों। अभी हमने एक्सेप्शन में पढ़ा पहला पॉइंट, तो ये पॉइंट था। और अगर एक्सेप्शन के सेकंड पॉइंट देखें तो उससे भी क्वेश्चंस आए हुए थे। इस तरह से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल लिखें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और मेरे वीडियो को लाइक करें और पेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।